हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोहर्ट स्टडी के बारे में। ये 10 मार्क्स में पूछते हैं। तो कोहर्ट स्टडी को हम क्या कहते हैं? प्रोस्पेक्टिव स्टडी, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, ठीक है, फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी, केस टू इफेक्ट, ठीक है, कॉज टू इफेक्ट स्टडी, एक्सपोजर टू आउटकम स्टडी, रिस्क फैक्टर से डिजीज़ तक की स्टडी और फॉलोअप स्टडी। ये इसके सारे सिनोनियम्स हैं, ठीक है। तो इसमें से 2-3 भी याद कर लोगे तो काम चल जाएगा। प्रोस्पेक्टिव स्टडी कहते हैं, फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी कहते हैं, कॉज टू इफेक्ट स्टडी कहते हैं, ठीक है, रिस्क फैक्टर से डिजीज़ स्टडी कहते हैं, फॉलोअप स्टडी भी इसी को कहते हैं, कोहर्ट स्टडी को। अब यहाँ पे ये डायग्राम है, फॉरवर्ड लुकिंग जा रहे हैं हम, ये पॉपुलेशन है, यहाँ पे पीपल विदाउट द डिजीज़ हैं, ठीक है, पीपल विदाउट डिजीज़ हैं, सिर्फ एक्सपोज हुए हैं कुछ और कुछ हो गए हैं नॉन एक्सपोज, ठीक है। तो पीपल विदाउट डिजीज़, एक्सपोज, नॉट एक्सपोज। अब इसको डिजीज़ हो रही है कि नहीं हो रही है? डिजीज़, नो डिजीज़, डिजीज़ हो रही है कि नहीं हो रही है, ये हमें पूछना है कोहर्ट स्टडी के अंदर। पॉपुलेशन पीपल विदाउट डिजीज़, एक्सपोज, नॉट एक्सपोज। अब इसमें पूछ रहे हैं डिजीज़ हो रही है कि नहीं हो रही है। आगे के टाइम पे डायरेक्शन ऑफ इंक्वायरी इस तरीके से फॉरवर्ड लुकिंग है। अब कोहर्ट स्टडी जो है ना वो 3 टाइप का है। प्रोस्पेक्टिव कोहर्ट स्टडी, ठीक है, और उसके बाद फिर एक है रेट्रोस्पेक्टिव कोहर्ट स्टडी, और एक लास्ट है अपना कंबाइंड रेट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव कोहर्ट स्टडी। तो प्रोस्पेक्टिव कोहर्ट स्टडी सिंपल है कि आगे की तरफ है ना, आउटकम हैज़ नॉट येट अकर्ड। ये आउटकम मतलब डिजीज़ अभी तक नहीं हुई है, ठीक है, आउटकम हैज़ नॉट येट अकर्ड व्हेन द स्टडी हैज़ बिगन, ओनली एक्सपोजर हैज़ अकर्ड, ठीक है। तो पहले तो ये लिखते हो तुम कि क्या हुआ है ये कोहर्ट स्टडी में, स्टडी करने से पहले अभी क्या ऑलरेडी हो चुका है। तो आउटकम अभी तक नहीं हुआ है, आउटकम हैज़ नॉट येट अकर्ड व्हेन द स्टडी हैज़ बिकम, ओनली एक्सपोजर हैज़ अकर्ड, ठीक है। तो वी लुक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सम डिजीज इन बोथ एक्सपोज्ड एंड नॉन एक्सपोज्ड ग्रुप। ये है प्रोस्पेक्टिव कोहर्ट स्टडी जिसको मेन कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल है अपना फ्रेमिंघम हार्ट स्टडी, ठीक है। सेकेंड है रेट्रोस्पेक्टिव कोहर्ट स्टडी। इसके अंदर हम सेम पीछे की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो हिस्टोरिकल कोहर्ट स्टडी होता है, यहाँ पे बहुत एक्सपोजर भी हो चुका है, आउटकम भी हो चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, और यहाँ पे हम बस जाके पूछ रहे हैं कि तुम्हें ये वाला एक्सपोजर हुआ था क्या, ठीक है। तो यहाँ पे बोथ एक्सपोजर एज वेल एज आउटकम हैज़ अकर्ड। फर्स्ट वी गो बैक इन टाइम, टेक ओनली एक्सपोजर इनटू कंसिडरेशन, देन लुक फॉर डेवलपमेंट ऑफ द सेम डिजीज इन बोथ एक्सपोज्ड एंड नॉन एक्सपोज्ड ग्रुप। तो ये हमारा रेट्रोस्पेक्टिव कोहर्ट स्टडी। इसका एग्जाम्पल है इफेक्ट ऑफ द फीटल मॉनिटरिंग ऑन नियोनेटल डेथ। नियोनेटल डेथ की स्टडी मतलब इफेक्ट ऑफ फीटल मॉनिटरिंग ऑन नियोनेटल डेथ, इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद फिर कंबाइंड रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव कोहर्ट स्टडी में क्या होता है, इसको मिक्स्ड कोहर्ट स्टडी कहते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वी गो बैक इन टाइम, टेक ओनली एक्सपोजर इनटू कंसिडरेशन, लेटर कोहर्ट इज फॉलोड प्रोस्पेक्टिवली इनटू फ्यूचर फॉर आउटकम, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों स्टडी एक साथ कर रहे हैं। पहले हम पीछे की तरफ जाके उससे सिर्फ एक्सपोजर को लेंगे, और एक्सपोजर को देख के फिर हम देखते हैं कि इसको यही वाली डिजीज़ हो रही है कि नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट वी गो बैक इन टाइम एंड टेक ओनली एक्सपोजर इनटू कंसिडरेशन, एंड लेटर कोहर्ट इज फॉलोड प्रोस्पेक्टिवली इनटू फ्यूचर फॉर आउटकम। इसका एग्जाम्पल क्या है? तो कोट, ब्राउन और डॉल ने स्टडी की थी ऑन द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन थेरेपी। इफेक्ट ऑफ रेडिएशन थेरेपी मिक्स्ड कोहर्ट का एग्जाम्पल है, जो किसने की थी? ब्राउन एंड डॉल ने, ठीक है। ब्राउन एंड डॉल की स्टडी ऑन इफेक्ट ऑफ रेडिएशन थेरेपी। ये 3 टाइप्स हो गए कोहर्ट स्टडी के। अब देखो फीचर्स क्या हैं कोहर्ट स्टडी के। फीचर्स क्या लिखेंगे? कोहर्ट आर आइडेंटिफाइड प्रायर टू अपीयरेंस ऑफ डिजीज, ठीक है। तो कोहर्ट्स जो होते हैं, कोहर्ट स्टडी के अंदर जो कोहर्ट्स जो होते हैं, दे आर आइडेंटिफाइड प्रायर टू अपीयरेंस ऑफ डिजीज, मतलब ऐसे लोग जिसमें सिर्फ रिस्क फैक्टर, जो सिर्फ एक्सपोज हुए हैं, ठीक है, अभी उनको डिजीज़ नहीं हुई है, उसको आइडेंटिफाई करो सबसे पहले कोहर्ट स्टडी में। कोहर्ट्स आर आइडेंटिफाई प्रायर टू अपीयरेंस ऑफ द डिजीज, ठीक है, दे आर फ्री ऑफ डिजीज। स्टडी ग्रुप्स आर ऑब्जर्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फिर स्टडी ग्रुप्स आर ऑब्जर्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब इस ग्रुप को ऑब्जर्व करो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉलो अप लो। ये हम मेन स्टेप करते हैं कोहर्ट के अंदर कि इसको डिजीज़ हो रही है कि नहीं। उसके बाद स्टडी प्रोसीड फॉरवर्ड, और स्टडी जो है वो हमारी फॉरवर्ड होती है कॉज से, रिस्क फैक्टर से, इफेक्ट तक, ठीक है। ये हो गया कोहर्ट स्टडी के फीचर। अब इसमें स्टेप्स क्या करते हैं? तो इसमें 5 मेजर स्टेप्स हैं। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ स्टडी सब्जेक्ट्स, सिलेक्शन ऑफ द स्टडी सब्जेक्ट, ऑब्टेनिंग द डेटा ऑन एक्सपोजर। डेटा पहले सेलेक्ट कर लिया सब्जेक्ट को, फिर डेटा ऑब्टेन करो पर्सनल इंटरव्यू से, मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह, इन सब से पूछताछ करके डेटा को ऑब्टेन करो। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ कंपैरिजन ग्रुप को सेलेक्ट करके रखो, ठीक है। उसके बाद फिर फॉलो
फॉलो अप करना पड़ेगा हमें कि इसको ये डिजीज़ हुई भी कि नहीं, आगे जाके फॉलो अप करो, ये मेन स्टेप है। फिर लास्ट है एनालिसिस, ठीक है। तो 5 मेजर स्टेप्स होते हैं कोहॉर्ट स्टडी के अंदर। पहला है सिलेक्शन ऑफ स्टडी सब्जेक्ट, इसमें जनरल स्टडी सब्जेक्ट कहाँ से ले सकते हो, जनरल पॉपुलेशन से और स्पेशल ग्रुप से भी ले सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर, टीचर, लॉयर या फिर एक्सपोजर ग्रुप, इंडस्ट्रियल वर्कर, रेडियोलॉजिस्ट। यहाँ से हमने सिलेक्शन कर लिया स्टडी सब्जेक्ट्स का। नंबर 2, ऑब्टेनिंग डेटा ऑन एक्सपोजर, पर्सनल इंटरव्यू से, ठीक है, रिकॉर्ड्स को रिव्यू करके, मेडिकल एग्जामिनेशन, टेस्ट से, इन्वायरमेंटल सर्वेज वगैरह से हम डेटा ऑब्टेन कर लेंगे। उसके बाद नंबर 3, थर्ड पॉइंट हम क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ कंपैरिजन ग्रुप। कंपैरिजन ग्रुप को भी तो सेलेक्ट करना पड़ेगा, किससे कंपेयर करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ एक्सपोजर, कोहर्ट ऑफ रेडियोलॉजिस्ट विथ कोहर्ट ऑफ एपिडेमियोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट लेते हैं कि रेडियोलॉजिस्ट को किससे कंपेयर करोगे, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, मतलब सेम सिमिलर काइंड ऑफ ग्रुप से तुम्हें कंपेयर करना होता है। रेडियोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, इन सब से ऐसे कंपेयर करेंगे, सिलेक्शन ऑफ कंपैरिजन ग्रुप। उसके बाद फॉलोअप में क्या करेंगे, तो पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, पीरियोडिक होम विजिट जाके पूछ सकते हैं उससे। एनालिसिस लास्ट स्टेप है, ठीक है। अब एनालिसिस के अंदर क्या है, इंसिडेंस रेट, ठीक है, रिलेटिव रिस्क। हम कोहॉर्ट स्टडी के अंदर रिलेटिव रिस्क कैलकुलेट करते हैं। तो रिलेटिव रिस्क में क्या होता है, रिलेटिव रिस्क इज इक्वल्स टू इंसिडेंस ऑफ डिजीज अमंग एक्सपोज्ड अपॉन इंसिडेंस ऑफ डिजीज अमंग नॉन एक्सपोज्ड। तो ये होती है हमारी रिलेटिव रिस्क, ठीक है। अब यहाँ पे